महाराष्ट्र में हिंदुत्व का झंडा बरदार कौन? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई हिंदुत्व पर लड़ी जा रही है और इस लड़ाई का हथियार बना है लाउड स्पीकर। हिंदुत्व की इस लड़ाई में अब बीजेपी की भी सीधी एंट्री हो चुकी है। शिवसेना कह रही है कि राज ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी ने हिंदुत्व का गला घोट दिया है। तो क्या राज ठाकरे का हिंदू कार्ड चल गया? क्या राज ठाकरे बन गए हिंदुत्व के नए हीरो? रिपोर्ट देखिए, फिर अपने संवाददाताओं से चर्चा करेंगे। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? वैसे तो राज ठाकरे की छवि अब तक कट्टर मराठा नेता की ही मानी जाती रही है, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने हिंदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती, तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। महाराष्ट्र में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद को लेकर राज ठाकरे दोपहर करीब 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के सामने आए। शुरुआत उन्होंने मराठी में की, लेकिन बाद में हिंदी में अपनी बात कहकर सबको चौंका दिया। हम इस देश में, महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सवाल ये कि क्या हिंदुत्व का चेहरा बनकर उभर रहे हैं राज ठाकरे? क्या राज ठाकरे महाराष्ट्र में शिवसेना का विकल्प बनने की तैयारी में हैं? क्या राज ठाकरे अब बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? एबीपी न्यूज के लिए पिछले दिनों सी वोटर ने जो सर्वे किया था, उसमें सवाल पूछा गया था कि क्या लाउड स्पीकर विवाद से महाराष्ट्र में राज ठाकरे हिंदुत्व का चेहरा बन पाएंगे? हाँ कहने वाले 37% थे और नहीं कहने वाले 33%, और 30% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा पता नहीं। हालांकि शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत तंज कस रहे हैं कि राज ठाकरे के पास हिंदुत्व की डिग्री फर्जी स्कूल की है। जिस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है ना, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी है। वहां से वो हिंदुत्व की शिक्षा नहीं ले सकते। बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर, ये 2 ही लोग थे जिसने देश को हिंदुत्व सिखाया है। पहले शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी थी, लेकिन 2019 में दोनों की राहें अलग हो गईं। अब महाराष्ट्र में बीजेपी को ऐसे साथी की तलाश है जो शिवसेना वाली जगह को सेट कर सके। शिवसेना आरोप भी लगा रही है कि राज ठाकरे के पीछे बीजेपी है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे में पूछा कि बीजेपी और राज ठाकरे हाथ मिलाते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? फायदा कहने वाले 50% लोग थे, जबकि नुकसान कहने वाले 36% लोग, जबकि 14% लोगों ने इस बारे में अपनी राय नहीं बताई। राज ठाकरे ने पिछले दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की तो इस बात के पुख्ता संकेत मिलने लगे। राज ठाकरे की तस्वीर भी बाला साहब ठाकरे की तरह भगवा लुक में सामने आई और अगले महीने अयोध्या जाकर राज ठाकरे रामलला के दर्शन भी करने वाले हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि बीजेपी को राज ठाकरे की जरूरत क्यों है, तो उसे समझने के लिए इन आंकड़ों पर गौर करना होगा। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीट है। 2019 में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन था, तब बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से बीजेपी 23 जीती और शिवसेना 18। अब जिन सीटों पर बीजेपी के साथ गठबंधन करके शिवसेना लड़ती थी, उन सीटों पर बीजेपी को मजबूत चेहरों की जरूरत है। राज ठाकरे न सिर्फ मुंबई बल्कि मुंबई के आसपास के इलाकों में भी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। ये बात अलग है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को इन इलाकों में कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन राज ठाकरे अगर बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं तो न सिर्फ राज ठाकरे बल्कि बीजेपी को भी उन सीटों पर अच्छा साथी मिल जाएगा जहाँ पर उन्हें शिवसेना के भरोसे रहना पड़ता था।
और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, जितेंद्र दीक्षित और रौनक कुकड़े। मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले जितेंद्र का रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कहां तो मराठी मानूस के तौर पर अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हुए थे राज ठाकरे, लेकिन अब हिंदुत्व के नए हीरो बनने की जो कोशिश राज ठाकरे कर रहे हैं, ये राजनीति राज ठाकरे की किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है? सीधे सीधे हिंदुत्व की दिशा में जाती हुई नजर आ रही है रोमाना। और जिस तरह से पहले मराठीवाद की राजनीति करते थे राज ठाकरे, उससे उन्हें कोई सियासी फायदा नहीं हुआ। अगर हम 2014 या 2019 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी उनकी पार्टी। और इसीलिए अब जो है वो हिंदुत्व की राह पर जा रहे हैं, हिंदुत्व का चोला ओढ़ रहे हैं। और आज आपने देखा होगा कि जब से ये पूरा लाउडस्पीकर प्रकरण शुरू हुआ है, विवाद शुरू हुआ है, पहली बार राज ठाकरे ने हिंदी में बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया। आमतौर पर वो हिंदी में बात नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें छवि बनानी थी एक कट्टर मराठी नेता की, इसलिए वो हिंदी भाषा में बात नहीं करते थे। लेकिन आज उन्होंने हिंदी में बात की और अच्छी हिंदी में बात की। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस बहाने जो है वो अपनी एक मराठी नेता की छवि से उबरना चाहते हैं और एक हिंदुत्ववादी नेता की छवि बनाना चाहते हैं, हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा फायदा उनका ये देखा जा रहा है कि उनकी बीजेपी से भी करीबी होगी, क्योंकि बीजेपी अब तक उन्हें इसलिए दूर रख रही थी कि अगर राज ठाकरे को साथ लेंगे तो यूपी बिहार के वोटर नाराज हो जाएंगे। लेकिन अब राज ठाकरे जो है अपना पर प्रांतीय विरोध जो है उसको सामने नहीं रख रहे हैं और एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी बात बता रहे हैं यहाँ पर जितेंद्र दीक्षित। और मैं इससे पहले रौनक कुकड़े का रुख करूं, आपको आज के सी वोटर के सर्वे का सवाल और जवाब के तौर पर जो आंकड़े सामने आए हैं वो दिखा देते हैं। सवाल आपके सामने कि राज ठाकरे कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। आप देख सकते हैं 44% लोगों का मानना है हाँ कानून अपने हाथ में ले रहे हैं राज ठाकरे। 30% ना में जवाब दे रहे हैं, पता नहीं कहने वाले 26%। और एक बार फिर से आपको मुंबई लेकर चलते हैं। रौनक कुकड़े इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और समझते हैं रौनक कुकड़े से कि जिस बात को जितेंद्र दीक्षित यहां पर रेखांकित कर रहे थे कि साहब मराठी मानूस से हिंदुत्व के हीरो, मतलब हिंदुत्व की राजनीति की राह पर अब राज ठाकरे आगे बढ़ रहे हैं, तो मतलब इसकी मंजिल जो है वो आने वाले समय में बीजेपी के साथ गठबंधन, इसकी मंजिल जो है वो आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का विकल्प, यही है राज ठाकरे की राजनीति। रौनक जी निश्चित तौर पर रोमाना ये कहा जा सकता है, क्योंकि जब से हमने देखा है कि 2019 के चुनाव के बाद जो महाराष्ट्र में नए समीकरण देखने को मिले, शिवसेना जो कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी कही जाती थी वो जाकर सेक्युलरवादी पार्टियों के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनानी। और तभी से एक बीजेपी जो है वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी कि जो शिवसेना है वो हिंदुत्व से अपनी राह भटक गई है। दूसरी बात रोमाना यहाँ पर देखने वाली दिलचस्प है कि जब शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन होता था तो लगातार जो शिवसेना और बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो कहा जाता था वो ये था कि हिंदुत्व के नाम पर दोनों पार्टियों का ये गठबंधन है। अगर हिंदुत्व से ही शिवसेना ने किनारा कर दिया और अगर अब राज ठाकरे हिंदुत्व की नई लकीर खींच रहे तो ये जो दोनों पार्टियों का गठबंधन है वो भी इस फॉर्मूले पर हो सकता है। ये आने वाले दिनों में कह रहे हैं रौनक कुकड़े, हमने देखा है किस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से शिवसेना की घेराबंदी यही कहते हुए की जा रही है कि साहब सत्ता के लिए हिंदुत्व से कहीं ना कहीं समझौता शिवसेना ने कर लिया है। और ऐसे में अब महाराष्ट्र में एमएनएस राज ठाकरे जो हैं वो हिंदुत्व के नए चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं। और 2024 में बहुत हद तक संभव यह है कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत के समीकरण बदल दे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। अमरावती से सांसद हैं नवनीत राणा, उनके पति विधायक हैं रवि राणा। दोनों के लिए आज आई राहत वाली खबर। मुंबई की सेशन कोर्ट से दोनों की रिहाई के ऑर्डर जारी हो गए। शाम तक जेल में जमानत का ऑर्डर हालांकि नहीं पहुंचा था, इसी वजह से अब जेल से रिहाई जो है वो कल हो सकती है। नवनीत राणा जेजे अस्पताल गई थी इलाज के लिए, वहां से एक बार फिर से वो भाईकला जेल पहुंच गई। 11 दिन बाद नवनीत को बेल मिली, लेकिन ये ऑर्डर मुंबई की भाईकला जेल पहुंचते उससे पहले ही पुलिस की गाड़ी में नवनीत की ये तस्वीरें एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हो गई। दरअसल सांसद नवनीत राणा की तबीयत बिगड़ी और उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल लेकर जाया गया। इधर मुंबई में नवनीत और रवि राणा को जमानत मिली तो उधर अमरावती में उनके परिवार का जश्न शुरू हो गया। राणा दंपति की रिहाई के ऑर्डर ने उनके समर्थकों में भी जोश भर दिया।
नवनीत और रवि राणा को 50,000 के मुचलके पर जमानत मिली है। मुंबई के सेशंस कोर्ट की ओर से कई शर्तें भी रखी गई हैं। नवनीत और रवि राणा मीडिया से बात नहीं कर सकते। पुलिस के बुलाने पर दोनों को हाजिरी देनी होगी। नवनीत और रवि राणा पर गवाहों से बात करने पर भी रोक है। राणा दंपति को जमानत मिलने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। देश के अंदर हनुमान चालीसा बोलने पर राजद्रोह का गुना अगर किसी के ऊपर लगता है तो इससे मूर्खतापूर्ण और क्या बात हो सकती है। ये सरकार की निरी मूर्खता थी और आज कोर्ट ने बेल देकर इस मूर्खता को उजागर किया। नवनीत और रवि राणा को बेल तो मिल गई, लेकिन दोनों की मुश्किलें यहीं खत्म होने वाली नहीं है। बीएमसी की टीम खार में राणा दंपति के घर के चक्कर लगा रही है। राणा और रवि राणा के घर में कोई भी उपस्थित नहीं था जब बीएमसी की टीम यहां पे पहुंची थी, जिस वजह से वो दरवाजे से ही लौट गई। लेकिन बीएमसी ने इस बात की पुष्टि की है कि वो फिर से यहां पे आएंगे जब रवि राणा और नम्रता इस घर में आएंगे तब। 5वीं मंजिल पर बने इस घर में राणा दंपति पर अवैध रूप से निर्माण करने का आरोप है। और आइए सीधे आपको एक बार फिर से मुंबई लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे दोस्त सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता, जो खासतौर से दिल्ली से मुंबई पहुंचे हैं इसी बड़ी खबर को कवर करने के लिए और इस वक्त मुंबई के भायखला जेल के बाहर ही मौजूद हैं अंकित गुप्ता। सबसे पहले अंकित के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं, अंकित, जमानत मिल गई लेकिन बावजूद इसके रिहाई आज तो नहीं हो पाई, कल मुमकिन लग रही है? बिल्कुल रोमाना, आज की एक और रात नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। और यकीन मानिए, अब से कुछ मिनटों पहले जब यहाँ पर नवनीत राणा आई हैं, अस्पताल में थी पिछले 4 घंटे से, जब वो यहाँ पर पहुंची हैं तो वो गाड़ी में जब उनको बताया गया कि अभी आपका रिलीज ऑर्डर नहीं आया है, तो उनके लिए भी एक शॉकिंग था, यह झटका लगा, क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि वो अस्पताल में अपना इलाज करवाने गई है, जब यहाँ पर पहुंचेंगी सीधे उनका रिलीज ऑर्डर पहुंच चुका होगा, वो यहाँ पर जेल में रात नहीं गुजारेंगी, वो अपने घर पे रात गुजारेंगी। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंची है, सामने ये जो जेल परिसर है, यहां पर जब उनकी गाड़ी रुकती है तो नवनीत राणा करीबन जो 10 मिनट तक गाड़ी में बैठी रहती हैं। जब जो है चर्चा ये होती है कि बताया जाता है कि आपका रिलीज ऑर्डर नहीं पहुंचा, भले ही जमानत हो गई है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वो ये कहती है कि जब तक रिलीज ऑर्डर नहीं पहुंचता तब तक जमानत माने नहीं जाती, या ये कहा जाए कि जेल से नहीं निकल सकते। और इसी वजह से 5:30 बजे तक अगर वो रिलीज ऑर्डर पहुंचता तो वो निकल सकती थी, लेकिन नहीं पहुंचा, यानी एक और रात बितानी पड़ेगी जेल की सलाखों के पीछे। जी रोमाना। अजय दुबे का रुख करेंगे। अजय, 11 दिन बाद आजादी का फरमान तो मिला लेकिन रिहाई अभी भी जेल से नहीं हो पाई। इस पूरे प्रकरण के बाद महाराष्ट्र की सियासत में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा का कद किस तरीके से बढ़ता हुआ या बदलता हुआ देख रहे हैं आप? निश्चित ही जिस दिन से ये घटनाक्रम घटा है उस दिन से राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनकी जुबान पे नवनीत राणा और उनके पति का नाम है। शिवसेना उन्हें कोसती है तो बीजेपी उनका नाम लेके हनुमान चालीसा का जिक्र करने पर पॉलिटिकल किस तरीके से रिएक्शन होता है उसका ताना शिवसेना पे मारती है। अब जिस तरीके से अंकित ने जिक्र किया, मैं ये जेल दिखाते हुए पूरी बात आपको बताऊं कि कैसे जैसे ही बेल की जिक्र आई, बेल की खबर आई, उसके बाद यहाँ से एकदम से गाड़ी निकलती है नवनीत राणा को लेकर और गाड़ी में लगभग बेसुध अवस्था में नवनीत राणा रहती है और यहाँ से तकरीबन 10 मिनट का सफर करके कुछ दूरी पर अस्पताल है जहां पर लेकर नवनीत राणा को पुलिस की टीम जाती है। लता ने ट्रैक किया अस्पताल में। लता, क्या अस्पताल में चर्चा हुई थी? आपने सूत्रों से पूछा, क्या बताया अस्पताल? जी, करीबन 5 घंटे तक लगातार वो अस्पताल में थी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के कारण जो है उनकी स्थिति काफी बिगड़ गई थी। सुबह को ही वो अगर बेल ऑर्डर आ जाता तो वो घर चली जाती, लेकिन तबियत बिगड़ने की वजह से पुलिस की गाड़ी में बैठकर वो जे अस्पताल गई। वहां पर 5 घंटे में उन्होंने MRI स्कैन किया, CT स्कैन किया और फिर वापस जब आई तब जैसे कि हमने देखा अजय कि उनकी तबियत जो थी काफी बिगड़ी हुई थी और वो कार में ही लगातार बैठी हुई थी। पुलिस वाले उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसा ही दृश्य सामने था कि पुलिस वाले समझा रहे थे लेकिन वो समझ नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय दुबे, लता और अंकित गुप्ता इस तमाम अपडेट के लिए। ईद के मौके पर हुई हिंसा को लेकर राजस्थान के जोधपुर के 10 इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा, जिसके बाद आज शांति रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इस हिंसा के मामले में 19 आरोपी जो थे उन्हें आज कोर्ट में पेश कर दिया। लेकिन जिस तरीके से जोधपुर में हिंसा हुई उसे लेकर कुछ सवाल सामने आए और इन्हीं में से एक सवाल जिसे लेकर सी वोटर जब लोगों के बीच गया तो सवाल यह कि जोधपुर की हिंसा के लिए आखिरकार क्या पुलिस जिम्मेदार है? देखिए जरा, 43% लोगों का मानना है हाँ, इस हिंसा के लिए पुलिस जिम्मेदार।
25% ने ना में जवाब दिया, 32% कह रहे हैं पता नहीं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और मनोज जो है वो 2 दिन से लगातार जोधपुर में ही बने हुए हैं। मनोज, जो जनता है उसकी नजर में इस हिंसा के लिए कटघरे में पुलिस खड़ी हुई नजर आ रही है। आप लगातार 2 दिन से ग्राउंड जीरो पर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आखिरकार कुल मिलाकर तस्वीर है क्या इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आज की जो तस्वीरें हैं मेरे कैमरामैन अरविंद आपको दिखाएंगे। मैं उसी जालौरी गेट चौक पर मौजूद हूँ जहां से इस हिंसा की शुरुआत हुई थी। अगर अभी की मैं बात करूं तो सन्नाटा पसरा हुआ है, सिर्फ पुलिस के अलावा आपको यहां पर कोई भी नजर नहीं आएगा। कर्फ्यू क्योंकि 10 थाना क्षेत्रों में यहां पर लगा हुआ है तो सिर्फ पुलिस यहां पर मौजूद है, मीडिया कर्मी यहां पर मौजूद है, इसके अलावा यहां पर और कोई भी आपको शख्स नजर नहीं आएगा। कल कर्फ्यू ठीक से नहीं लगा था, इसकी वजह ये रही कि जब हमने रात को यहाँ पर रिपोर्टिंग की तो हमने देखा सड़कों पर कि बैरिकेडिंग तो लगी हुई है लेकिन वहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे। और आज की अगर हम बात करें तो आज हर बैरिकेड पर पुलिसकर्मी मौजूद है। कर्फ्यू एकदम पूरे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा चुका है। आज रात 12 बजे तक के लिए कर्फ्यू था। अभी उच्च अधिकारियों की मीटिंग चल रही है, उसमें तय होगा कि कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं बढ़ाया जाएगा। कल ग्राउंड जीरो पर जिस तरीके की ढिलाई का आप जिक्र कर रहे हैं जो नजर आ रही थी, आज स्थिति जो है वो बदली हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मनोज इस अपडेट के लिए। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। और अब बात मोदी के महादेव की। जी, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केदार धाम को संवार कर सुंदर बना दिया गया है। अभी उत्तराखंड चुनाव से पहले मोदी खुद केदार धाम गए थे। अब परसों मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं और उससे पहले बाबा केदारनाथ की डोली कल केदारनाथ पहुंच जाएगी। कोरोना में देखिए 2 साल तक कई तरीके की पाबंदियां रही और इसके बाद इस बार भक्तों का जोश हाई है और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। केदारधाम से मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। सज गया बाबा का दरबार है, कपाट खुलने का इंतजार है, भक्त भी दर्शन के लिए बेकरार हैं। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। अब तो बाबा केदारनाथ के दर्शन का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बाबा केदारनाथ की डोली आज गौरीकुंड में रात्रि प्रवास के बाद कल केदारनाथ धाम पहुंचेगी। शुक्रवार को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। सुबह 6:25 पर खुलेंगे कपाट। यही कारण है कि 2013 की त्रासदी के बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम और रास्तों का कायाकल्प कर दिया। आसमान से ली गई ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें केदारनाथ धाम के रास्ते की हैं। क्योंकि इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचने वाले हैं, ऐसे में कपाट खुलने से पहले एबीपी न्यूज ने श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का जायजा लिया। 4 धाम की यात्रा जो पहले कई दिनों तक होती थी अब कुछ घंटों में तब्दील हो गई है। अब अगर देहरादून से चढ़ेंगे तो केदारनाथ अब 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। गुप्त काशी से चढ़ेंगे तो 10 मिनट में केदारनाथ पहुंच जाएंगे और सीधा मंदिर के पास पहुंचेंगे। बर्फ से ढकी ये पहाड़ियां मई के मौसम में हैं, जहां पूरे देश में 40-45 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, तो वहीं केदारनाथ में 0 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान है। और ये बर्फीली चोटियां हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ की आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव एरियल व्यू एबीपी न्यूज पर। इस साल गुप्त काशी से केदारनाथ धाम के बीच 9 कंपनियां हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया करवा रही हैं। बीते कुछ सालों में पैदल पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बेहतरीन सुविधा कर दी गई है। रास्ते अब पहले से ज्यादा बेहतर हैं। कई जगह पर हाईवे बन गए हैं और कई जगह तो ऑल वेदर हाईवे बना दिए नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय के जरिए। हालांकि नरेंद्र मोदी हर बार केदारनाथ की पट खुलने और बंद होने पर आते हैं और ये सुविधाएं पहले भी थी। हालांकि इस बार इन्हें बहुत ज्यादा स्तर पर यानी कि बड़े स्केल पर कर दिया गया है। पहाड़ों पर अचानक मौसम खराब होने की आशंका समेत श्रद्धालुओं के लिए टेंट जैसी तैयारियां भी युद्ध स्तर पर की गई हैं। रुद्रप्रयाग जिले के डीएम मयूर दीक्षित ने सारी तैयारियों के साथ साथ श्रद्धालुओं को किस बात की सलाह दी है वो भी सुन लीजिए। मंदिर की सजावट की प्रक्रिया जो हमारी बद्री केदार टेम्पल कमेटी है उनके द्वारा की जा रही है। विशेष पूजा की व्यवस्था की जा रही है। लाइनिंग सिस्टम, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयारी चल रही है। सबसे पहले तो यहाँ का वेदर बहुत ठंडा होता है, तो जो भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनको मैं ये
कहना चाहूँगा कि आप सफिशिएंट गर्म कपड़े अपने साथ लेकर आएँ और कम समय में अपना कार्य करने का प्रयास करें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। हमारे लिए क्राउड मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर बनवाया था। मान्यता है कि यहीं शिवजी ने पांडवों को बैल रूप में दर्शन दिए थे। बीते 2 साल से कोरोना की वजह से 4 धाम की यात्रा संभव नहीं हो सकी। ऐसे में श्रद्धालुओं को बेसब्री से बाबा के दर्शन का इंतजार है, जो शुक्रवार से शुरू हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने चुनावी मैदान में उतरने के साफ संकेत दे दिए हैं और ऐसे में अब सियासी अटकलों का बाजार कर कल प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पत्ते खोलने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ही जेडीयू ने प्रशांत किशोर को एक बार फिर से अपने साथ आने का ऑफर दिया है। 2014 नवंबर में दिल्ली में पहली बार मैं और नीतीश जी मिले थे। उसके बाद से नीतीश जी ने जिस तरह से मुझे अपने साथ रखा है वो किसी बेटे के जैसे ही रखा है और उतने स्नेह से मुझे रखा है। जो लोग मुझे जानते हैं, नीतीश जी को जानते हैं, जिन्होंने देखा है हमारे संबंधों को, वो कई लोग ये बात आपको कन्फर्म करेंगे कि उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा ही रखा है। जब मैं उनके दल में था तब भी, और जब उन दल में नहीं था उससे पहले उनके साथ काम कर रहा था तब भी, और कई मायनों में मैं भी उनको अपना पिता तुल्य ही मानता हूँ। इसलिए नीतीश जी ने जो भी डिसीजन लिया है मुझे पार्टी में शामिल कराने का, उसके बाद पार्टी से निकालने का, उनकी सारे फैसलों को मैं सहृदय स्वीकार करता हूँ। जेडीयू से निकाले जाने के बाद 2 साल पहले प्रशांत किशोर ने पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही थी। अब 2 साल बाद चर्चा ये है कि पीके नई पार्टी बना सकते हैं। इस चर्चा के बीच ही नीतीश कुमार की पार्टी ने प्रशांत किशोर को साथ आने का ऑफर दिया है। अगर पीके जी आते हैं तो उनका स्वागत है, मेरी पार्टी स्वागत करेगी, क्योंकि हमारे साथ पहले रहे भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री के साथ काम भी किए हैं। कराना चाहते हो, काम करना चाहते हो पार्टी में, तो निश्चित तौर पर दरवाजा खुला है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करेंगे और आने से मुझे लगता है फायदा होना चाहिए। फायदा जमा खान उस कैमूर जिले से आते हैं जिसके पास के ही सासाराम जिले के रहने वाले हैं प्रशांत किशोर। और जमा खान का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि वो नीतीश सरकार के बड़े मंत्री हैं। वैसे नीतीश कुमार के सामने जब पीके की पार्टी का सवाल कल आया था तब उन्होंने इसे हल्के में लिया था। आपके बेहद करीबी है प्रशांत किशोर, बिहार आ गया है, राजनीति करने की बात कर रहे हैं। बोलिए सर, राजनीति की घोषणा की है पार्टी के लिए सर। नीतीश कुमार अभी बीजेपी के समर्थन से सीएम हैं और समझने वाली बात यह है कि जब प्रशांत किशोर जेडीयू से बाहर हुए थे तब उन्होंने कहा था कि गांधी और गोडसे की राजनीति साथ नहीं चल सकती। प्रशांत किशोर क्या करने वाले हैं बेहतर उनको ही पता होगा। वैसे जेडीयू में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके थे और उनका अनुभव मीठा कम खट्टा ज्यादा रहा है। जेडीयू को भी अपने भविष्य की चिंता है। ऐसे में प्रशांत किशोर अगर भविष्य में नीतीश से हाथ मिला लेते हैं तो उनके सियासी उत्तराधिकारी भी बन सकते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, इसमें ही बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। यूरोप के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के मुद्दे को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस युद्ध से किसी का फायदा नहीं होने वाला, पूरी दुनिया का उल्टा नुकसान होगा। लेकिन रूस इस वक्त दुनिया में किसी देश की बात सुनने को तैयार नहीं। यूक्रेन ने कई इलाकों को पूरी तरीके से तबाह होते हुए देखा है रूस की वजह से, और उसमें से एक इलाका है राजधानी कीव के हॉस्टमेल का अजोरा गांव। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की यहीं से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम यूक्रेन के अजोरा गांव में है, एक ऐसा गांव जहां पर रूस की सेना ने महीनों भर तक अपना डेरा जमाया हुआ था। महीनों भर तक यहां एक कमांड सेंटर बनाया था और यहां से अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। लेकिन इस गांव की हालत क्या हुई है, रिहायशी इलाकों की क्या हालत हुई है, उसकी भयावह तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ पर जंग कितना भयावह हुआ होगा, यूक्रेन की सेना ने किस तरह से रूस की सेना का जवाब दिया होगा और
इस जंग में कैसे आम लोगों ने अपना सब कुछ यहाँ पर खो बैठे, गंवा बैठे। ये देखिए पूरा परिसर, ये घर जिस प्रकार का यहाँ पर हमला हुआ, घर का सिर्फ ढांचा बचा हुआ है और पूरा परिसर नस्ताबूत हो गया है। यहाँ पर देखिए जो गड्ढा हो गया है, यहाँ पर इस प्रकार से मिसाइल गिरे हुए हैं, रॉकेट गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे घरों के आसपास के जो परिसर हैं इसके परखच्चे उड़ गए हैं। कितना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर सड़क के किनारे एक मिलिट्री व्हीकल है जो कि बताया जा रहा है कि रूस का है, और यहाँ पर जब यूक्रेन की सेना ने हमला किया तो ये रूसी सेना का जो ये टैंक गाड़ी है, वाहन है, ये इसके चपेट में आ गया यूक्रेनी सैनिकों के हमले के, और ये पूरे इस गाड़ी में आग लग गई। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ। आपको बता दें कि इस परिसर में रूस की सेना ने महीने भर तक अपना डेरा जमाया हुआ था और यहाँ पर अपने संसाधन लेकर टिकी हुई थी। जब यूक्रेन की सेना ने आई तो बहुत आक्रामक हमला यहाँ पर हुआ और फिर इस प्रकार की तबाही पूरे परिसर में हुई। ये देखिए ये हथियार है, ये आर्टिलरी लग रही है, और देख सकते हैं आप आर्टिलरी का थोड़ा सा ढांचा बचा हुआ है और इसके भी परखच्चे उड़ गए हैं। इस प्रकार का हमला यहाँ पर हुआ था। एक और देखिए यहाँ पर आर्टिलरी जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, मलबा, और इन मलबों को देखकर आप अनुमान लगाइए कि यहाँ पर किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच यहाँ पर जमकर जंग हुआ। यहाँ पर एक संदेश लिखा गया है, हालांकि इसे समझ पाना थोड़ा कठिन है। यहाँ पर कुछ मैसेज लिखा गया है और आपको दिखाते हैं कि इस घर की हालत क्या हुई है जहाँ पर बम गिरा, जहाँ पर मिसाइल गिरे और वहाँ पर तबाही मची है। एंट्री गेट पर हूँ मैं, ये एंट्री गेट है किसी का आशियाना और ये उसका एंट्री गेट है। ये लोहे का गेट, आमतौर पर इससे वाहन जाते थे, लोग जाते थे, और देखिए घर की क्या हालत हुई है। आपको ये देखकर लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर घर हुआ करता था, लेकिन हालत देखिए, सब कुछ तबाह हो गया है। कोई कहेगा नहीं कि यहाँ पर घर हुआ करता था। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये एक मिसाइल और पूरा घर ध्वस्त। न केवल घर ध्वस्त बल्कि आसपास का पूरा परिसर ध्वस्त हो गया है। ये देखिए सामने जो आपको थोड़ा ढांचा नज़र आ रहा होगा दीवार का, और दीवारों पे लगे कुछ पाइप्स नज़र आ रहे होंगे। और ये देखिए कितना गहरा, लगभग अंदाजे 10 से 12 फुट गहरा ये गड्ढा हो गया है। और इस गड्ढा हो जाने की वजह से ये पूरा परिसर यहाँ पर देखिए ध्वस्त हो गया है, नस्ताबूत हो गया है, पूरी तरह से नुकसान यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ये देखिए इस पूरे परिसर में सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीर है। जितने घर के सामान है सब जलकर राख हो गए हैं, घर ध्वस्त हो गया है। थोड़ा यहाँ की तस्वीर देखिए, एक ढांचा थोड़ा बहुत समझ में आता है कि यहाँ पर किचन हुआ होगा। देखिए सामने आपको वॉशिंग मशीन का एक आकार नज़र आ रहा होगा, सामने वहाँ डिश वॉशर का एक आकार नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर कुछ अप्लायंसेस रखे हुए हैं जो जले हुए हैं। ये देखिए ये जो गर्म पानी के लिए कनेक्शन दिया जाता है, ये तो ऐसे समझ में आता है कि ये किचन रहा होगा। लेकिन देखिए इस हमले में ये पूरा परिसर, पूरा घर ध्वस्त हो गया है, तबाह हो गया है। कैमरामैन आसिफ थोड़ा सा आगे आइए, यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं हम। देखिए यहाँ पर नल या किचन रहा होगा, सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसा लगता है कि ये कोई मलबा है या खेत की जगह, कोई किसी का घर रहा होगा, अनुमान नहीं। ऐसा बताया जा रहा है कि अधिकतर लोगों की यहाँ पर जाने गई। यहाँ पर देखिए पशुओं को बांधने की जगह थी और शीशे से ढके हुए थे, लेकिन देखिए सब कुछ यहाँ पर नुकसान हो गया है। अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा यहाँ पर बचा हुआ है, क्योंकि जब धमाका हुआ तो ये पूरे शीशे यहाँ पर टूट गए हैं। थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलते हैं और दूसरी तरफ की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। सड़क के दूसरे छोर पर जो घर है वहाँ की क्या हालत हुई है, किस प्रकार से इन घरों को क्षति पहुँची हुई है, नुकसान पहुँचा हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये अजोरा गाँव की, अजोरा गाँव जो कि यूक्रेन में होस्टोमेल के नज़दीक एक गांव है, और इस गांव में एक अच्छी खासी आबादी के लोग रहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग अब पलायन कर चुके हैं, उनके घर रहने योग्य नहीं है। इस गांव में रूस की सेना लंबे समय तक काबिज थी, और लंबे समय तक काबिज रहने के दौरान यहाँ पर कई लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ था। ये देखिए एक ऐसे ही घर में हम दाखिल हुए हैं। घर की हालत देखिए, ये आप प्रवेश द्वार देख सकते हैं, एंट्री गेट, और घर के अंदर देखिए जाते ही क्या किस प्रकार की तस्वीर है। सब कुछ टूटा हुआ, मलबा, जगह जगह ये हिस्सा गिरा हुआ है, दीवारें गिरी हुई हैं, हर जगह सिर्फ मलबा फैला हुआ है। कुछ आकार समझ में आता है कि यहाँ कमरे ऐसे रहे होंगे, लिविंग रूम ऐसा रहा होगा, लेकिन सब कुछ यहाँ पर नष्ट हो गया है। यहाँ पर भी देखिए ऐसा लगता है कि ये कमरे पूरी तरह से यहाँ पर नष्ट हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। देखिए पीछे कार है, ये कार थोड़ा सा एक ढांचा नज़र आ रहा है, कार जलकर राख हो गई है। इतने हमले हुए हैं इस परिसर में कि लोगों की जानें गई, सब कुछ, उनकी संपत्ति नुकसान हुई। अभी तक तो एक आधिकारिक आंकड़ा भी नहीं आया है कि लोगों को कितना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है या कितने लोगों की जान गई, क्योंकि जब युद्ध हुआ तो अधिकतर लोग इस इलाके से पलायन कर गए थे और अधिकतर लोग यहाँ से सुरक्षित जगह चले गए थे। लेकिन जो लोग यहाँ रह गए थे
वो रूसी सैनिकों के बंधक बनकर रह गए, महीनों भर तक बंधक बने रहे। और जब यहाँ से रूस की सेना पीछे हटने लगी तो कई लोगों की जानें भी चली गई। रूस की सेना जब पीछे हट रही थी, यूक्रेन की सेना दाखिल हो रही थी, दोनों के बीच बहुत ज़बरदस्त जंग हुआ और इस जंग में कई लोगों की जानें चली गई। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, अजोरा, यूक्रेन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं। डेनमार्क में उन्होंने नॉर्डिक देशों की प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है। समिट में मौजूद आइसलैंड की जो पीएम है उनसे हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने खास बातचीत की। भारत और नॉर्डिक देशों के बीच में शिखर बैठक हो रही है। आइसलैंड की प्रधानमंत्री हमारे साथ हैं, मैडम कैटरीन जैकब्सडॉटर। वेलकम टू एबीपी नेटवर्क। एंड you held a meeting with the Indian Prime Minister. What were the issues you discussed and raised? Yes, we were talking about the climate issue, which is a core issue for the Icelandic government. We were talking about the possibilities of deepening the cooperation, the bilateral cooperation between Iceland and India. What did you urge Indian Prime Minister as far as the Ukraine-Russia crisis is concerned? What have you raised? Well, Iceland has condemned that invasion, and we are seeing a terrible results of this invasion in Ukraine for the Ukrainian people. So it's a very pressing issue that there will be some solutions found. Thank you very much for talking to us. तो ये थी आइसलैंड की प्रधानमंत्री जैकब्सडॉटर। कैमरामैन मनोज के साथ प्रणय उपाध्याय, कोपेनहेगन, एबीपी न्यूज़। और आज रात में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। तो बेहद अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस यूरोप के दौरे को माना जा रहा है, जो इस साल का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो द्विपक्षीय संबंध है उसको लेकर इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात करनी है। साथ ही साथ जो व्यापार है, जो निवेश है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात करनी है। और इसी समिट में स्वीडन की पीएम भी मौजूद थी, उनसे भी बात की हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने। हमारे साथ इस वक्त स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन हैं। मैडम प्राइम मिनिस्टर, वेलकम टू एबीपी नेटवर्क। एंड how was your meeting with the Indian Prime Minister and what all did you discuss? We had a very, very good meeting, and Sweden and India, we have very strong bilateral relations and had it for a long time, and we have many Swedish companies that are active in India and producing in India, make in India, and lots of Indians are employees directly or indirectly in Swedish companies. So we discussed how we can continue and deepen our cooperation between Sweden and India. Did the issue of a Ukraine-Russia crisis also came up during your discussion? Well, of course. I mean, this is a war that is affecting everyone in the world. We see it on the high prices on gasoline, and we see increasing food prices. So, I mean, this is affecting us all. And Sweden, we are a neighbor to Russia. So, of course, I was very clear on the Swedish view on this, that this is an illegal invasion of a democratic and peaceful neighbor that is a clear violation of international law. And कैमरामैन मनोज के साथ प्रणय उपाध्याय, कोपेनहेगन, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।